नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी मयंक, धीरज और नितिन की है। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो नाम नितिन है, जो किरदार है, वो असल में मैं ही हूँ और जो हमने एक्सपीरियंस करा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई पर्सनल हॉरर स्केरी एक्सपीरियंस है, जैसे मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही थी, ये अंकल आंटी को पता था कब से, 10 साल हो गए, लेकिन सामने कुछ नहीं आ रहा था। वो उसके छोटे मोटे उपाय अपने आप करते रहते थे। किसी भगत के पास, मौलवी के पास, किसी उतारे करने वाले के पास नहीं गए। अंकल आंटी मतलब मेरे दोस्त के मम्मा पापा। मयंक, धीरज। मयंक है मेरा दोस्त और धीरज है उनके बड़े भैया। देखो, इसके अंदर मैं अदिति भाभी को शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि उनको जब 2 महीना हुआ था, प्रेग्नेंट थी उस वक्त, तो उन्हें उनके मम्मा पापा के पास भेजा गया था, क्योंकि जो आंटी हैं वो भी गायनोकोलॉजिस्ट थी। मतलब अदिति भाभी की जो मम्मा है वो गायनो थी, और अंकल जो मतलब वो प्रेशर डाल लेते कि भाई हम बिटिया को घर पे प्लीज़। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो धीरज भैया हैं वो उस वक्त जर्मनी में थे। घर पे थोड़ा सा व्यवस्था डगमगा रहा था। अनबन नहीं थी, वो राजी खुशी गई थी कि मतलब अभी प्रेगनेंसी है, 2-3 महीने हुआ था उन्हें प्रेग्नेंट को, और वो अच्छा रहा, सही रहा वक्त, क्योंकि उसी वक्त घर में ये चीज़ें एकदम से उग्र हो गई थी। अब क्या, कैसे, कब हुआ, सब बताऊंगा। मेरे दोस्त का नाम मयंक, उनके बड़े भाई का नाम धीरज, भाभी का नाम अदिति। मेरा नाम तो तुम्हें पता ही है, लेकिन मेरे नाम को पता करने के बाद भी तुमने मेरा क्या ही कर लिया। मतलब क्या, शब्दों को कभी ढंग से चूज करने में गड़बड़ हो जाता है। आपको मेरा नाम पता है, चैनल का नाम पता है, उसके बाद भी तुमने मेरे लिए क्या किया। अब कहोगे कि तेरे को यार मैसेज करते हैं तो मैं और क्या करें तेरे लिए, हैं तेरे अकाउंट पे पैसे नहीं, वो सब नहीं चाहिए मुझे। और ना मैं कह रहा कि मेरे कहने से आप ये सामान खरीद लीजिए, मुझे कुछ 10-5 रुपये में, अरे बेकार की चीज़ें हैं। और जो लोग करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत किया करो जिसे आप कभी खुद इस्तेमाल नहीं करते। खैर, बात कहीं की कहीं चली जाएगी। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा। किधर भी नहीं जाना, और तुम इधर उधर किधर गए ना तो तुम्हारे को लगा पाप दिखेंगे रात में, भूत प्रेत। एड वो ट्रेलर क्या, अरे वो क्या है हमने जो बना रखा है, अरे इंट्रो, हाँ लगाओ। आज की कहानी, जैसे मैंने बताया, मेरे दोस्त मयंक, भैया धीरज, मेरी और अदिति भाभी। अदिति भाभी को तो खैर मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, इत्तेफाक से भाभी घर पे आ गई थी। 7वां महीना था उस टाइम, लेकिन 2 दिन में उन्हें भेज दिया गया था, तो उनका वाला पार्ट जो है मैं इसमें कहानी में इंक्लूड नहीं करूँगा। और ये विद ड्यू परमिशन मयंक और धीरज भैया आपकी तरफ से है, और धन्यवाद। थोड़ा भरोसा किया और कहा कि ये चीज़ नितिन डिस्कस होनी चाहिए। आपके घर में ये एंटिटीज़ हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप उसको छेड़ते नहीं। ये भी उग्र नहीं होते। और इनके घर में पता है ये सब शुरू कैसे हुआ था। इनका चाय पत्ती का बहुत ज़बरदस्त काम है। चाय पत्ती होती है ना, समझ गए, चाय पत्ती। और इतना बढ़िया काम है कि बहुत सारे जगह पे इनका माल जाता है, और शुरुआत से ये काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो रुपया पैसा धन दौलत अच्छा दबा के घर में लग्जरी वाला हिसाब किताब है। ये उस वक्त की बात है जब भैया बाहर थे, और मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि यार छोटी सी एक ज़रूरत है, आ सकता है। मैंने कहा क्या हुआ बता। तो उसने कहा घर पे आना होगा। और ये मेरे घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पर रहता है, कि हम पड़ोसी भी बोल सकते हैं। और ये कॉलेज फ्रेंड नहीं है, ठीक है, आस पड़ोस वाले दोस्त होते हैं ना, आपके एरिया के, आपके सोसाइटी के। मैं जब उसके घर पर आया तो सब लोग, मतलब अंकल थे उस वक्त घर में, आंटी, और ये मेरा दोस्त था मयंक, और जो दीदी हैं जिनकी शादी हो गई, और वो बहुत समय से इंडिया के बाहर हैं। उनका तो अब एक्सेंट, उनके बच्चों का भी बात करने का ऐसा लगता है कि जैसे ये प्योर ही विदेशी हो गए हैं। तो दीदी थी, उनके 2 बच्चे थे साथ में। हाय हेलो हुआ, नमस्ते हुआ। मैंने कहा कि क्या हो गया। कह रहा तेरे को घर में एक जादू दिखाना है। मैं समझा नहीं। कह रहा अभी परसों पूजा थी, आया क्यों नहीं। मैं यार यहाँ पर था नहीं, मैं बेंगलोर था। हाँ पता चली, मैं घर पे आया था। तेरे घर से तो सब लोग आए थे, लेकिन तू ही गायब था। मैंने कहा हाँ यार बता तो रहा हूँ, बेंगलोर था और
भाई टीम भी गई थी मेरे साथ, वरना अगर सिर्फ टीम चली जाए तो मैं कहीं आ जा सकता हूँ। तू अंदर वाले कमरे में चल मेरे साथ। मैंने क्या हुआ? जैसे ही मैं उसके अंदर वाले कमरे में जाने वाला था ना, सारा सामान इन्होंने लॉबी में रखा हुआ था। वो जो बड़ा सा इनका कॉरिडोर कहो, गैलरी कहो, बरांडा, और ये नीचे वाले फ्लोर के बारे में बात हो रही है, ग्राउंड फ्लोर जो था, सारा सामान बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा ये क्या है? जादू तुझे अंदर दिखाऊंगा, चल तो सही। अब उस कमरे में कोई एसी वगैरह नहीं चल रहा था। एसी से याद आया, मुझे अपने कमरे का एसी बंद कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है। अब कहोगे कि ऐसे ही कह रहा है ऐसे ही नहीं कह रहा, रिमोट है हमारे पास, आवाज़ भी आई होगी। घमंड कभी नहीं किया। तुम्हारे घर लग रहा है एसी? अब कहोगे नितिन इतने एसी लग रहे हैं, गिनते गिनते थक जाएगा। तो ये बताने वाली बात नहीं है, और मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा। शो ऑफ करना होगा तो अच्छे से नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे करने को तुम लोग बोलते हो यार कि नितिन पूरी कहानी में तू इधर उधर किधर भी नहीं गया था, तो जाया कर। चलो बीच बीच में जाएंगे आज, ठीक है। मैं अपने दोस्त मयंक के साथ अंदर वाले कमरे तक अभी पहुंचा नहीं था। बीच में कॉरिडोर में गैलरी में सारा सामान रखा था। मैंने कहा ये सब क्या कर रखा है? घर में कुछ नया सामान आ रहा है, शिफ्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा नहीं नहीं, इस कमरे में तो आ मेरे साथ। मैं कमरे में आया। आपको सच बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मैंने एसी बंद कर दिया यार। कह रहा ध्यान से देख, बंद है। मैंने देखा, मैंने हाँ यार एसी भी बंद है, पंखे भी बंद हैं, सिर्फ लाइट ऑन करी थी, कमरे की खिड़कियां तक बंद थी। और सच में बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर में एकदम फेरबदल हुआ। उसकी जो कॉरिडोर थी, गैलरी, आंगन, वो नॉर्मल था जैसे होता है आपका हमारा, लेकिन इसे खोलते ही ऐसे फ्रीजर वाली ठंडक नहीं होती, ऐसी आई। कह रहा और वहाँ सामने जाकर खड़ा हो। घर का उस कमरे का एक कॉर्नर था। मैंने कहा वहाँ क्या है भाई? कह रहा पहले शूज़ तो उतार यार। मैंने जूते सॉक्स वगैरह सब हटा दिए। मैंने अब, कह रहा वहाँ कॉर्नर पे जाकर खड़ा हो। मैं कॉर्नर पे जाके खड़ा हुआ तो फर्श में भाई साहब चेंज था। ये मैं आपको समझाऊं कैसे। वो ना हल्का हल्का गर्म था एरिया, और सच में जैसे आप कहीं घर में कमरे में आप हवन कराते हो, ठीक है, आपने हवन कराया तो जब वो तसला जो होता है जिसमें आप ये सारी चीज़ें करते हो, हवन जब होता है उसे हटाते हो तो वहाँ की ज़मीन थोड़ी थोड़ी गर्म नहीं होती? इस तरह की गर्माहट थी। मैंने कहा तुम्हारे घर में जो कथा कीर्तन पूजा पाठ हुआ है वो कहाँ हुआ था? कह रहा इस कमरे में थोड़ी ना हुआ था, और उस बात को 3 दिन हो गए, और ये घर में सब लोग थोड़ा टेंस हैं इस बात को लेकर। मैं तेरे साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी किसी का यहाँ पे उतारा हुआ था। मैं उनके पास गया था तो उन्होंने कहा कि हम हेल्प नहीं कर सकते, तू किसी को जानता है? मैंने 1 मिनट, ये उतारा, पंडित, तांत्रिक, ये सब तेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने घर में आकर ये चीज़ बताई कि कुछ है लेकिन वो सोल्यूशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ये जो भी चीज़ है यहाँ, ये मेरी विद्या पे भारी पड़ जाएगी, मना करके चले गए। मैंने कहा अच्छा, और सिर्फ इसी वजह से बुलाया मुझे या और भी कोई बात है? प्लस तेरे दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि मैं इन सारी चीज़ों को देखना, समझना और इन्हें भेजना जानता हूँ? कह रहा नहीं नहीं, ये एक नंबर मिला है और मैंने YouTube पे पॉडकास्ट में देखा है, ये इनको बुलाना है। तू YouTube भी करता है, इसको जानता है? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ। बात करवा, और मम्मी पापा ने इसीलिए कहा था कि भाई YouTube पे है और इसके पॉडकास्ट भी, तो तेरी जान पहचान तो होगी। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने इसे छोड़कर किसी को भी देख ले। 1 मिनट, मम्मी पापा के पास चल। मैं वहाँ गया, दीदी भी थी, दोनों बच्चे खेल रहे थे। अंकल ने कहा कि बेटा तू जानता तो है, और हम ना इस YouTube के बारे में जानते नहीं है, ये लड़का YouTube पे आता है और मयंक ने बताया कि तू कर सकता है बात। मैंने अंकल मैं किसी से भी बात कर लूँगा, अधिकतर सबके नंबर हैं और सबसे अच्छी बातचीत है, लेकिन आप किन चक्करों में आ रहे हो? मैं साफ सीधी वीडियो बना रहा हूँ और ये आप आज ऐसों को भी भेज देना जो ये YouTube पे काम कर रहे हैं। भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जो बस की नहीं है ना उसमें हाथ मत डालो। कुछ नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे गिना दूंगा जिन्हें कुछ नहीं पता है। आप किससे देख रहे हो? एंटिटी है जो इस एंटिटीज को जांचने परखने का उपकरण होता है ना, सारे रखे हैं मेरे पास, है ना।
लेकिन मैं ये काम करता नहीं हूँ। मैं नैरेटर हूँ और फ्रीलांसिंग करता हूँ। चैनल किसी का है, उसके लिए ऑडियो भेजना या कोई कहीं पर भी प्रोग्राम होता है तो उसको होस्ट करना, ये सारे काम करता हूँ। मैं भूत प्रेत के उतारे नहीं करता। मैंने अंकल से कहा, अंकल ये आप किन बातों में आ रहे हो? ठीक है, आपको यहाँ नेगेटिविटी लग रही है, आपके किसी रिलेटिव ने बता दिया, तो आप ना ये यूट्यूब पे जैसे मुझे दिखा रहे हो, इसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 मिनट में आ जाएगा। कह रहे नहीं, ये लोग बिजी बहुत होते हैं और ये उतारा भी करता है, इसने ये कर दिया, इसने नहीं किया कुछ भी। हम बता रहे हैं जगह आपको, यहाँ भिजवा दो। जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम घोस्ट हंटर है, रात के 2 बजे चले जाते हैं, 3 बजे चले जाते हैं। अरे तुम दोपहर में नहीं जा पाओगे, रात की और दिन की तो बात छोड़ दो। अंकल ने कहा, फिर तू किसी को जानता है? मैंने पहली बात, जिनको मैं जानता हूँ जो गुरुजी हैं, वो पहले गद्दी लगाते थे, तो मैं लोगों के जो भी समस्या है गुरुजी को बता देता था, वो रिजल्ट बताते थे, सॉल्यूशन बताते थे, मैं डिस्कस करता था वो। लेकिन अब इंडिया में नहीं है, बड़े बेटे के चले गए और एक तरह से उन्होंने कसम उठा लिया कि अब मैं ये काम नहीं करता। तो इसको ना बुलाया जाए। इसने तो शायद मैसेज भी कर दिया था। मैंने मयंक से पूछा कि जब तू सारे काम कर चुका है तो मुझे क्यों बता रहा है, किसे बुला रहा है तू? कह रहा है ये है, और इससे यार बात हुई थी फ़ोन पे, कह रहा है कि हाँ आ जाएंगे और देखने के भी पैसे लेते हैं ये लोग। मैंने भाई बड़ी बड़ी गाड़ी में आएंगे तो तेल पानी तो चाहिए ना। मैं किसी के प्रोफेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे यूट्यूब पे जितने भी लोग आ रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। क्या पता कोई रियलिटी में ये सॉल्यूशन देना जानता हो। लेकिन आप ज़रा सोचकर देखिएगा, जो 17 घंटे की कोई पूजा कर रहा है, कोई सिद्धि कर रहा है, 24 घंटे में से 17 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे की पूजा होती है, तब जाकर आप इन चीज़ों के साथ डील करने के लिए थोड़े बहुत सक्षम बनते हो। आपको क्या लगता है कितने यूट्यूबर ऐसे हैं जो 15, 16, 17 घंटे की पूजा पाठ करके बैठे हैं? समझ रहे हो ना जो समझा रहा हूँ? तो अंकल आंटी ने कहा कि ये इसे बोल दे कि फिर ना आए। मैंने मयंक से कहा कि मैंने पहले तो इसे मना कर, जिसको भी तू बुला रहा था, अगर मेरी बात में कोई आपको वैल्यू लगती है। दूसरा, यहाँ जो मंदिर के पंडित जी हैं इनसे संपर्क करो। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? आप कोई से भी मंदिर जाओ, वहाँ पंडित जी को बताओ, उनके कॉन्टैक्ट में कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होंगे जो उतारा करना जानते हैं। मेरे साथ चल सकता है? मैंने चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब हम यहाँ से चले हैं और उसका फ़ोन आ गया, वही जो यूट्यूबर है। हाँ हेलो, और हम कल आ सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल हम बिज़ी हैं। स्पीकर पे बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि मेरे आप भाई से बात कर लोगे? हाँ हाँ बात कराइए। मैंने क्या हाल है गुरुजी के? आवाज़ से वो एकदम पहचान गया। भाई तुमको बुलाया क्या यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए? मैंने, तुझे लगता है कि मैं सॉल्यूशन करता हूँ? मैं कोई भी भूत प्रेत आत्मा उतारा वगैरह करता हूँ, झाड़ा लगाता हूँ? नहीं नहीं, तुम अपनी वीडियो में यार बोलते तो हो, लेकिन भाई तुम इस कांटेक्ट में, ये भाई बता रहा है तुम्हें? मैंने, हाँ मेरे चाचा का बेटा है यार ये। अच्छा, तो नितिन भाई फिर कभी मिलते हैं, आओ, तुम्हें कई बार बुलाया, बैठते हैं, पॉडकास्ट पे बातें होती हैं। मैंने कर भाई जो तू कर रहा है, लेकिन ये मेरा ही घर है। अच्छा, चल यार, सॉरी नितिन भाई। मैंने कहा नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा यार हाथ खींच लो। मैं समझता हूँ, चल मैं बात करता हूँ आपसे बाद में, ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल मेरे भाई, हमारा कोई गुस्सा गुस्सी नहीं है, और मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लेना आज की वीडियो को। हम यहाँ से जिस मंदिर गए तो पंडित जी ने बताया कि बेटा अभी उनको ना 2-1 दिन पहले वो सीढ़ियों से गिर गए थे, तो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, फ्रैक्चर नहीं था लेकिन पैर में प्रॉब्लम था चलने का। 2 कदम भी चलते हैं तो दर्द के मारे वहीं बैठ जाएंगे, और काफ़ी उम्र दराज थे। उन्होंने कहा बेटा उस कमरे से मिट्टी ला। ये गया, मतलब मैं वहीं मंदिर पे ही रुका रहा, और ये गया कमरे से मिट्टी लाया। लाने के बाद यहाँ चेक कराई, उन्होंने साफ बता दिया कि हाँ आपने अभी घर में क्या कराया था जिसकी वजह से ये थोड़ी उग्र हो गई है चीज़, जो भी है। उन्होंने कहा जी पूजा पाठ हुई थी घर में, मतलब भाभी के नाम पे बोल रखा था कि जब प्रेग्नेंट होंगी, भाभी नहीं बोला था मतलब, और वो पूजा पाठ करा के, कीर्तन करा के, यहाँ जो भी हवन हुआ घर में, उसके बाद गई हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ चीज़ बताई उन्होंने कि आप कमरे में रखकर दोनों तरफ से कमरे को बंद कर देना, और 24 घंटे बाद इस चीज़ को निकाल कर मेरे पास लेकर आओ।
अब यहाँ पर मेरा कोई काम है, कोई रोल है, पंडित जी यहाँ पर आए, कोई पैसा मांगा, कुछ नहीं। लेकिन जो हुआ जैसा हुआ वैसा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है बातें करते में थोड़ी सी वीडियो आज लंबी हो जाए और किसी तरह का आपको यहाँ फोटो वीडियो नहीं मिल रहा होगा। मैं लगाता भी नहीं हूँ, बहुत रेयर चांस है कि हम कुछ ऐसा लगाएं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना लगाया जाए। अब पंडित जी ने जो चीज़ें रखने को दी थी कमरे में, ये अगले दिन सुबह लेकर जाना था 10 बजे 12 बजे के बीच में। उसने मुझे फ़ोन किया कि आ सकता है। मैंने कहा ना भाई, बिल्कुल, मेरा तो अभी काम है और थोड़ी देर में क्लाइंट आ जाएगा, उसके साथ मीटिंग है, मैं 3-4 बजे फ्री हो जाऊंगा। तो उसने कहा यार पंडित जी ने कहा था ना सामान दे के आना है। मैंने कहा बिल्कुल, देख पहले ये काम कर, अपने काम बाद में कर लियो। तो मुझे बोलता है कि यार बस मैं गोदाम पे आया हुआ हूँ, 2-1 ट्रक हैं, ये जैसे ही निकल जाएंगे उसके बाद मैं चला जाऊँगा सामान लेने, मतलब घर से सामान लेकर पंडित जी को दिखा दूंगा। मैंने ठीक है। अब भैया अपना काम व्यापार तो बंद कर नहीं सकते। ये जब घर पहुंचा तो एम्बुलेंस खड़ी थी, घबरा गया, ये भागता हुआ अंदर गया, देखता क्या है कि पापा को लेकर जाने। क्या हुआ समझ नहीं आया। इनको फटाक से एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचे और फिर मेरे पास 2.5-3 घंटे बाद फ़ोन आया, नितिन मैं यार वो पंडित जी से बात तो हो नहीं पाई, उनका फ़ोन नंबर है। मैंने हुआ क्या, चेक करा लिया? कह रहा नहीं, मैं तो भाई अभी अस्पताल में हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। डॉक्टर ने सभी टेस्ट वगैरह कर लिए हैं। मैंने किसको क्या हुआ भाई? बताया कि पापा मतलब चाय पी रहे थे, कप रखा और एकदम वो गिर गए, मतलब बैठे बैठे क्या हुआ, अटैक था क्या, नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा, सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही है। पापा कुछ बोल नहीं रहे यार, लेकिन मुंह ऐसा लग रहा है वो जैसे दांत भींच रहे हों। मैंने अंकल के साथ एकदम से ऐसे कैसे हुआ? फिजिकली फिट थे यार, सब कुछ सही था। कह यार समझ नहीं आ रहा यार, पंडित जी से एक बार फ़ोन पे बात करके बता देगा। अब ऐसे में यार समझ नहीं आया मुझे भी कि मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं। पंडित जी का नंबर मेरे पास भी नहीं था। मैंने अपनी टीम से किसी को भेजा कि मेरे घर के पास वाला जो मंदिर है वहाँ जाना और पंडित जी से नंबर लेकर आओ। ये गए, नंबर लेके आए, मैंने पंडित जी से बात करी। उन्होंने कहा बेटा वो जो चीज़ मैंने दी थी उसको इतने लंबे समय तक तो रखना ही नहीं, और हो सकता है कि अब वो वहाँ पर आपको पूरी ना मिले। 3 चीज़ रखने को बोली थी, हो सकता है अब कोई एक मिल जाए, बाकी शायद नहीं होगी। मैंने बताया कि उसके घर में ऐसे ऐसे समस्या हुई है। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो होना ही था, आप अपने दोस्त से पूछो, ये नॉर्मल है। मैंने फिर उसे फ़ोन किया, कह रहा तेरे को बताते में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ कल रात जब मैं सोया हूं तो बहुत ही ज़्यादा डरावने और घिनौने से सपने आए हैं। मैं अंकल कैसे हैं? कह रहा पापा ठीक हैं यार, इमरजेंसी में ही हैं, दुनिया भर के टेस्ट हो रहे हैं, भारी बैठा हूँ मैं तो। मैंने आंटी मम्मा को मैंने घर भेजा है क्योंकि दीदी भी आई हुई हैं, उनकी कल फ्लाइट है यार, तो सब कुछ देखना पड़ रहा है। अभी दीदी भी और मम्मी भी यहाँ से गई हैं। अच्छा, और भैया को मैंने फ़ोन किया है और वो जर्मनी हैं, कह रहे हैं कि अगर भाई यहाँ पे छुट्टी का हो गया हिसाब किताब तो मैं आ जाऊँगा। सब परेशान चल रहे हैं यार, घर में क्या हुआ एकदम समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा चल आधे पौने घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। और मैं यहाँ से ना, जैसा मेरा दोस्त साउंड कर रहा था, भाई अकेला भी था, तो उसने बाकी और भी हमारे जो आसपास सोसाइटी में दोस्त रहते हैं उन्हें बुला लिया था। और हम सब ना एक तरह से आप कह सकते हो कि फुटबॉल फ्रेंड्स हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं, कभी मौका लग जाता है, अधिकतर मतलब महीने में 2-1 संडे तो हमारे होते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा। मैंने जाकर देखा तो फिर पूछा, मैंने ये क्या, तुझे चेहरे पे अंकल के फ़र्क नहीं दिख रहा? उनकी आंखें बहुत ज़्यादा सूज रही थी। कह रहा यार अभी हुआ ये आधे घंटे के अंदर। डॉक्टर कुछ सोडियम पोटेशियम जो भी उन्हें चेक करना होता है उसको चेक किया है, वो कह रहे हैं कि ये भी नॉर्मल है, लिवर किडनी हार्ट सब कुछ एकदम नॉर्मल आ रहा है। और ये चीज़ क्या हो रही है समझ नहीं आ रही। चेहरे पर एक अजीब सा उनके खिंचाव सा हो रहा था, लेकिन आंखें बहुत ज़्यादा सूज रही थी। मैंने कहा पंडित जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने ऐसे बताया कि वो चीज़ जो 3 रखी गई थी उनमें से शायद अब एक आधी कोई बची हो। कह रहा यार वो सारी चीज़ें बाद में कर लेंगे, पहले पापा को देखते हैं। मैंने ये चीज़ उसके साथ रिलेट हो सकती है जो तुम्हारे घर में है, ये बात मान ले। अभी तक तुमने पूजा पाठ वो वाला घर में नहीं कराया था, घर में शुद्धिकरण भी हुआ है, उतारा भी हुआ है और किसी तरह का कथा कीर्तन भी हुआ है। क्या पता वो एंटिटी, वो जो हवन का धुआं होता है उससे जागृत हो गई है, परेशान हो गई है, जो वो अपना उग्र रूप दिखा रही है। समझ रहा है ना तू? कह रहा क्या किया जाए यार, मैं यहाँ से, मैंने तू मत जा यहाँ से, अस्पताल पे अंकल के साथ तू रहे, मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ। मैं वहाँ गया,
पंडित जी को सारी चीज़ें बताई। अंकल का ना फोटो मैं खींच के लेके गया था पंडित जी को दिखाने के लिए कि उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है। डॉक्टर ने दुनिया भर के सारे टेस्ट कर लिए 3-4 घंटे में, न जाने कौन कौन से, और किसी में भी कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने चेहरा देखते के साथ ही क्या बोला कि बेटा यहाँ हनुमान जी की हमारे मूर्ति है ना। मैंने हाँ। उनके दाएं पैर से ये कागज़ दे रहा हूँ, इस कागज़ पे मतलब 3 बार तू वो बाबा के पैरों से टीका उठा ले। मैं गया, ऐसे ही करके लेके आया। बेटा है उनका। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे अंकल हैं और मेरा दोस्त है, ख़ास दोस्त है, वहीं सोसाइटी में हमारे आसपास ही रहता है। उन्होंने कहा ये काम तू नहीं करेगा, बेटा ही करेगा। अंकल के माथे पे 3 बार टीका लगाना। मैंने 3 बार टीका लगाना है? कह रहे हाँ, और तीसरी बार के बाद तुम्हें दिख जाएगा मैंने क्यों बोला है। भाई ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि 3 बार टीका लगाना है। मैंने चलिए ऐसा करते हैं। और उसके बाद पंडित जी, उन्होंने कहा उसके बाद अस्पताल से जब छुट्टी मिल जाए, जब घर आ जाए तो बताना, लेकिन आप लोगों को मुझे लेकर जाना पड़ेगा बेटा, मैं अपने आप नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, कहाँ है? कह रहा अस्पताल में ही हूँ, बस यहाँ पड़ोस से कोई हैं अंकल आंटी, वो भी आए थे तो उनके लिए कॉफ़ी लेने आया था। मैंने अस्पताल में ही रही हो, मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ। यार तू किन चक्करों में पड़ रहा है, ये पंडित भगत सब बाद में देख लेंगे ना, पहले पापा को देख लेता हूँ। मैंने कहा वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं कभी मना थोड़ा ना करता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको अस्पताल नहीं जाना चाहिए। मेडिकल साइंस का बिल्कुल इज्जत करता हूँ, लेकिन देखो ये जो विद्याएं होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, ये मेडिकल साइंस से नहीं हट सकती। और अगर इसी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो दुनिया के कोई भी डॉक्टर को लगा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस चीज़ में मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। जिसको माननी है माने, जिसको नहीं माननी, मैंने कौन सा डिसलाइक का बटन हटवा दिया है। डिसलाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो उल्टा सीधा और बात ख़त्म करो, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमें पंडित जी ने बताया था टीका लेके, मैं वहाँ पहुँचा और उसे मैंने सारी चीज़ें बताई। हाँ अभी करता हूँ। भाई मैं शाम को 7 बजे करीब ये चीज़ उसे बोला, और आपको पता है 9 बजे तक उसे टाइम नहीं मिल रहा था। जहाँ उसके ट्रक की डिलीवरी होनी थी वहाँ से फ़ोन आ गया, माल नहीं पहुँचा, लिस्ट देख रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। फिर लैपटॉप खोल के बैठ गया कि आपकी पेमेंट नहीं आई थी, ये नहीं हुआ था। मैंने कहा यार सारे काम कर रहा है उसका। मैं गुस्से में था उस टाइम और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। क्या कर रहा है? मैंने तू क्या कर रहा है? मैंने मुझे 2 घंटे हो गए और जब से मेरे हाथ में ये कागज़ है, तेरे को 5 मिनट नहीं मिल रहे कि अंकल के टीका लगा दे? मैं अभी काम कर रहा हूँ, जा तू लगा दे। अंकल मतलब पापा तू भी अच्छे से जानता ही है, बेटे जैसे ही है, तू लगा दे। मैंने मुझे मना किया है पंडित जी ने, वरना इतनी देर नहीं लगाता मैं इन कामों में तो बिल्कुल देर। या तो तुम किसी से पूछो मत, और अगर पूछे हो काम करना है तो उस काम को ना डिले मत करो। यार किसी वजह से ही तो पंडित जी ने ये सब कुछ करके दिया था। अच्छा क्या है वो इतने गुस्से में, मतलब देखिए ठीक है यार, काम व्यापार अपनी जगह है, लेकिन सामने कौन है? पापा है। उनके लिए तो तू सारे काम को साइड कर और पहले उनको देख। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है भाई, और रुपया पैसा भी तो ज़रूरी है। काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो अस्पताल का वो जो मशीन चलता है उसका पेमेंट कैसे होगा, है ना। ये गुस्से में लैपटॉप को बंद करता है, कह रहा दिखा टीका दिखा। मैंने 1 मिनट सुन, पहले तू थोड़ा नॉर्मल हो जा, पानी वानी पी, रिलैक्स हो, और सच्चे मन से ना हनुमान जी को याद करते हुए अंकल के टीका लगाना है 3 बार। क्यों 3 बार क्यों लगाना भाई? मुझे क्यों का तो जवाब नहीं पता। पंडित जी ने जैसे बताया वैसे ही बोल रहा हूं। जब इसने पहली बार जाकर टीका लगाया, वैसे तो देखिए अस्पताल में अंगूठी चेन वगैरह सब हटवाई देते हैं, और लेकिन कभी भभूत लगाने में या टीका लगाने में बहुत से डॉक्टर हैं आनाकानी नहीं करते, वरना बहुत से हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, हम हैं देखने वाले, और 100 बातें। जब इसने पहली बार टीका लगाया मैं वहीं था, और जो इनके पड़ोस से, मतलब हमारे पड़ोस से जो अंकल आंटी आए थे वो भी वहीं थे। अंकल के सामने खड़े हैं हम सारे, मैं अंकल के पैरों की तरफ खड़ा था। बहुत सारी उनके चीज़ें लगा रखी थी चेक करने के लिए जो अस्पताल में लगती हैं। इसने जब पहला टीका लगाया तो बाबा के चरणों से उठाया हुआ टीका कौन से कलर का होगा? काला? नहीं ना, दिमाग खराब हो गया सबका 1 मिनट के अंदर। पहला जब टीका लगाया उसने, और टीका आपको पता ही है कि किस तरह से लगता है पहले, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये तो जैसे ही उसने लगाया और खींचा, तुरंत वो काला पड़ गया। मैं अंकल के पैरों की तरफ खड़ा था, मैं थोड़ा सा साइड होकर उनके
दाएं हाथ की तरफ आ गया, जिस तरफ मेरा दोस्त खड़ा था। उसने मुझे देखा, मैंने कहा दूसरी बार लगा। कह रहा ये मतलब एक काम कर, कपड़ा है तेरे पास, रुमाल दियो, मैं पहुंच देता हूं ना। ये ऐसा लग रहा था जैसे आपने ब्लैक मार्कर से लगाया हो। मैंने कहा लगा तो सही दूसरी बार। उसने दूसरी बार लगाया, वो फिर से वैसा ही हुआ। जब तीसरी बार लगाया तो ये टिक गया। अंकल के चेहरे का खिंचाव और चेहरे पे सूजन आंखों में जो दिख रही थी वो इंस्टेंट खत्म हुई है भाई साहब। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा ये। अंकल जो 2.5 घंटे से या 2.75 घंटे से आंख नहीं खोल रहे थे, उनकी आंख खुलती है और वो जो दांत भींच रखे थे, मुंह बंद कर रखा था, एकदम मुंह खोलकर क्या बोलते हैं, बेटा पानी पिलवा दे, गला सूख रहा है। इसने फटाफट पानी उठाया, जैसे ही लेकर गया तो डॉक्टर साहब ने कहा एक मिनट पानी मत देना, अभी होश आ गया इन्हें, हटना, आप सब हटो यहां से। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया, लड़के को देखा, ये टीका वगैरह, आप अस्पताल में हो? हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब पापा को पानी चाहिए था, वो कह रहे हैं गला सूख रहा है। एक मिनट। अब डॉक्टर साहब ने 2 एक चीज़ें देखी, चेक करी। उन्हें बुलाइए ज़रा और ये चेहरा वगैरह साफ़ करवाइए और फिर एक टेस्ट के लिए लेकर चलते हैं। मैंने कहा एक मिनट डॉक्टर साहब, चेहरा क्यों साफ़ कराना है? कह रहे जी मशीन वगैरह लगेगी ना, तो ये चेहरे पे टीका वगैरह। मैंने तो टीके से मशीन में कोई दिक्कत आ जाएगी? आपको यही सब करना है तो डॉक्टर के पास क्यों ला रहे हो, मंदिर ले जाओ ना। उसने इतना रूडली बात करा। मैंने डॉक्टर साहब, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उसके पिता है, अगर वो उन्हें बचाने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है तो करेगा ना। थोड़ा सा हमारा भी आवाज़ लाउड हो गया था। तो वहाँ एक और डॉक्टर थे, वो आए, वो इन चीज़ों को मानते जानते थे कि हाँ भाई इंसान की अपनी श्रद्धा होती है। जब घर का कोई बीमार है, कोई अस्पताल में, उसे ठीक करने के लिए अगर किसी पंडित जी ने बताया कि उनके माथे पे टीका लगा देना, काफ़ी फ़र्क आएगा, तो क्यों नहीं करेगा आदमी। और तू होता कौन है रोकने वाला, तुझे तेरा पैसा तो मिल रहा है ना, बस ठीक है। तो वो दूसरे वाले डॉक्टर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप टीका लगा रहने दो। क्या चाहिए बाबूजी? पानी? हाँ पानी। वो मतलब वहाँ के शायद सुपर सीनियर डॉक्टर थे, सुपर सीनियर भी, पढ़े लिखे भी, और पैसे दे के पास हो जाते हैं ना, वैसे वाले भी नहीं थे शायद। इनको पानी वगैरह दिया गया अंकल को। अंकल के साथ साथ इस तरफ मेरा दोस्त चल रहा था, इधर मैं था, उन्हें ले जा रहे थे दूसरे कमरे की तरफ। और इन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा था। मुझे एक बार ऐसे देखा, क्या हाल चाल? मैंने अंकल बिल्कुल ठीक, आप कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ बेटा ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। जिस रूम में लेकर गए वहाँ फिर अंदर चेकअप वगैरह हुआ। अंकल को जब बाहर लाए तो अंकल ने कहा, मतलब बोला, आप यकीन नहीं करोगे बेटा, घर चल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जो इतने घंटे से बेहोश पड़े थे, उनके सिर्फ 3 बार माथे पे टीका लगाया था और वो क्या बोलते हैं कि घर चल, मैं ठीक हूँ। आंटी को फ़ोन करके सारी बात बता दी, दीदी को बता दी, भाभी को भी सब कुछ बताया, भैया को जर्मनी फ़ोन कर दिया। तो अब जो मन में टेंशन या चिंता चल रही थी ना, तो सब लोग थोड़े थोड़े रिलैक्स हुए। मेरे घर से भी फ़ोन आ गया था कि अब कैसे हैं अंकल, कैसे हैं? मैंने कहा काफ़ी ठीक हैं और ये सब कुछ हुआ है और ऐसे ऐसे पंडित जी ने टीका दिया था। अंकल को डिस्चार्ज किया। वैसे तो रात में करते ही कितना है, आप भी जानते हो कि सुबह डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन हाँ करवा लिया था। उनका तो ये था कि अभी 2-1 दिन और रख लो। आप भी सब समझते हो, चीज़ें मैं खोलनी शुरू करूँगा तो ना जाने क्या क्या खुल जाएंगी। हमने रात में ही अंकल को डिस्चार्ज कराया और ये रात 2-2:30 बजे की बात है। मैं उसके घर से अब चलने वाला था, ठीक है। तभी अंकल ने कहा, उसे बुला, लड़के को, नितिन जो है, बुला। मैं अंदर आया, अंकल सामने बेड पे ही थे। मैंने पूछा, अंकल ठीक हो ना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू भी थोड़ा ध्यान रख। मैंने जी मैं समझा नहीं। कह रहे बस बता रहा हूँ। मैंने यूं ही कहा, मैंने ठीक अंकल, हम भी अपना ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान रखो। हुआ क्या था अंकल ये पता है आपको? जैसे ही मैंने ये चीज़ पूछी ना, तो वो बात करते करते इधर उधर देखते और फिर बात करते हैं। फिर मतलब उनके चेहरे पर पता पड़ रहा था कि ये किसी चीज़ से डर रहे हैं घर में और इधर उधर ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, न जाने क्या था। सब लोग इसी कमरे में बैठे थे और जिस कमरे की मैंने शुरुआत में आपको बात बताई थी कि उस कमरे का टेम्परेचर हमेशा ठंडा सा महसूस होता है, उस कमरे में हल्की फुल्की सी कोई आवाज़ आई। ध्यान आया कि यार वो चीज़ें पंडित जी को जाके चेक करानी थी। अब रात के 2-2:30 बजे तो आप जाओगे नहीं। मैंने अपने दोस्त को देखा, मयंक ने कहा कि नितिन यार वो चीज़। मैंने कहा हाँ अंकल आप ठीक हो? हाँ हाँ। तो अब मैं और मयंक हम दोनों उस दरवाजे को खोलकर, क्योंकि मयंक को ही बोला था ये काम करने के लिए,
भाई घर का उसी का हिसाब किताब है, तो हम तो कर नहीं सकते, हम तो बाहर वाले हो गए। दरवाज़ा खोला, अब इसे समझ नहीं आ रहा यार ये सब कब हुआ। भाई घर में तो कोई हम थे ही नहीं, और ये दरवाज़ा मैंने बाहर से बंद किया था। चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई थी, जो रखी थी वो जल गई थी, और 2 बर्फ़ी के पीस रखे थे उसमें फफूंद पड़ गई थी। कुछ घंटे के अंदर ही मिठाई में फफूंद पड़ गई थी, और कुछ खराब था, मतलब डिस्कस नहीं कर सकते। लाकर उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा ये सब क्या है। कह रहा मेरी गाड़ी में एक वो छोटा सा मटका मंगाया था, बहुत छोटा सा, वो लेकर आ। मैंने गाड़ी खोल, उसने गाड़ी खोली, मैं गया, छोटा सा मटका उसने खरीद रखा था। कह रहा टाइम ही नहीं मिला था ये सब काम करने के लिए, लेकिन मैंने खरीद लिया था। वो सब कुछ उसमें रखा, रखने के बाद एक पत्ते बोले गए थे, उन्हीं पत्तों से ढकना होता है। लाकर इसने रखा हुआ था, गाड़ी की डिक्की में रखे हुए थे वो पत्ते, इसने पत्तों से उसे ढक दिया, बंद कर दिया। कह रहा ये तू ले जाएगा। मैंने कहाँ ले जाना भाई। कह रहे देख मैं तो अभी जा नहीं सकता, थोड़ा सा मैं दूर जाना पड़ेगा। तो एक कह सकता हूँ आपको 2 सोसाइटी के बीच में से, वहाँ से एक छोटी सी नदी का पार्ट जाता है, मेरे घर से है करीब 9-10 किलोमीटर दूर, एयरपोर्ट से बिल्कुल उल्टा साइड में है। वहाँ पे इसे फेंकना है। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता। और किस कमरे में खड़े होकर बात हो रही है? उसी कमरे में जिसमें ये रखने को बोला था। क्यों नहीं कर सकता? तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है। मैंने कहा यार ठीक है, तेरा गुस्सा होना बनता है कि तूने कोई काम बोला और मैंने मना कर दिया, लेकिन मैं अपने ऑफिस से 2 बजे से तेरे साथ हूँ, सारे काम कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठाक। एहसान कर रहा किसी पे, और जो काम बोल दो तुझे वही नहीं होता ना तुझसे। आंटी आ गई। आंटी ने कहा किस तरह से बात कर रहा है तू, और ये कौन सा लहजा है बात करने का, ये पहली बार बात कर रहा है क्या? नितिन तू गुस्सा मत हो। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी सब ठीक है। अंकल ने आवाज़ दिया मुझे, नितिन इधर आ बेटा। मैंने जी अंकल। ये मेरे पास आ। मैं उनके बिल्कुल पास गया, धीरे से क्या बोलते हैं, बेटा ये मयंक बात नहीं कर रहा है। यहां मुझे लगा डर। मैंने अंकल हाँ बेटा गुस्सा मत होइए, और ये मयंक नहीं है जिसने तेरे से अभी बात करी है। जो काम वो बोल रहा है करना मत बेटा। मैंने अंकल वो पंडित जी के हम पास गए थे ना, तो उन्होंने कुछ सामान रखने को बोला था, और इसे नदी में प्रवाह करना है, उसी में छोड़ना है। मैं अंकल अब अपने घर जा रहा हूँ, 2:30 बज रहा है, और घर में भी सब टेंशन में है। घर से मेरे 8-10 बार फ़ोन आ गया, और अंकल सुबह मुझे 6 बजे कहीं मतलब क्लाइंट के पास भी पहुँचना है, बहुत दिक्कत हो जाएगा, वरना मैं मना नहीं करता। मैं सारी बातें मानता हूँ बेटा, लेकिन ये जो तेरे से चिढ़ कर किलस कर बात कर रहा है ये मयंक नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रख अपना, और तू जा, तू अभी चला जा, दोबारा उसके सामने जाने की बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ठीक है बोला, उनके पैरों को हाथ लगाया। मैंने अंकल चलता हूँ। भाई साहब उसने उसी कमरे में उस मटके को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा, मयंक के हंसने की आवाज़ आई। इसके आगे का बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी बातें बहुत सारी बची हैं। आज की कहानी में इतना ही। कहानी क्या यार, ये तो अपना आंखों देखा एक्सपीरियंस है। मतलब अभी तक कैसा लगा प्लीज़ बताना। सब कुछ शेयर करूंगा जो जो आगे हुआ है। पता पड़ेगा ये एंटिटी कितना लंबा खानदान के मतलब जैसे इस घर में हो रहा है, तो इसके जो जो रिश्तेदार हैं, क्या ये वहां तक भी पहुंच सकता है? नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में सब बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।